अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। आपका बहुत बहुत शुक्रिया पत्रकार संघ का कि मुझे यहाँ पर बुलाया गया है। मेरे लिए बड़ी फख्र की बात है कि 80 साल से ज़्यादा पुरानी पत्रकार संगम ने मुझे यहाँ पर आने की दावत दी। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। बल्कि आप लोग मई जून से मेरे को इनवाइट कर रहे थे, मगर किसी बिना पर नहीं आ सका। मगर ये बैठ के बोलना मेरे लिए बड़ी तकलीफ देह स्टेज बात है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी दाढ़ी की सफेदी को देखकर आप तो नहीं कह रहे हैं कि बैठ कर बोलो। तो मैं हमेशा खड़े रहना चाहता हूँ, लोगों को खड़ा करना चाहता हूँ। और मेरा मानना है कि जब तक इंसान खड़े नहीं हुआ उसको उसका हक नहीं मिलता। तो मुझे जो टॉपिक दिया गया कि प्रेजेंट पॉलिटिकल सिनेरियो एंड फ्यूचर ऑफ AIMIM, तो इसमें इंट्रोडक्टरी पहले 2-3 पॉइंट्स आपको बोल कर फिर MIM के बारे में बोलता हूँ। आप लोग आप तो पत्रकार हैं, मुझसे बेहतर जानते हैं कि हमारी संसद में नंबर ऑफ जो फर्स्ट टाइम MPs लोकसभा में है वो 2014 से 260। तो इसका मतलब ये है कि आधे से ज्यादा MPs न्यू कमर्स होते हैं। और बीजेपी ने भी 2024 के चुनाव में अपने करीब 24% सिटिंग MPs को बदल दिया। मगर जो भी जीत किया है वो मोदी के नाम पे था और कुछ नहीं था, ना कुछ पॉलिसी थी, ना उसको पॉजिटिव वोट था। फिर दूसरी बात ये है कि जो हमारी भारत का जो डेमोग्राफी है, एक वास्ट सोशल डेमोग्राफी है। 50% पॉपुलेशन 25 साल से कम उम्र की है। 65 साल की पॉपुलेशन जो है वो 40 साल से कम उम्र की है। ये जो डेमोग्राफिक डिविडेंड पॉपुलेशन का भारत के पास है, विश्व में किसी देश के पास नहीं है। और जब ये विंडो बंद हो जाएगा तो हमको जब अंदाजा होगा, आज तो एक जादूगर दिल्ली में बैठकर मैजिक शो कर रहा है, तो मैजिक शो में कभी वो अपनी टोपी से या अपने जेब से फूल निकालते, कभी ये निकालते, जो भी निकालते। मगर ये जो डेमोग्राफिक डिविडेंड का नुकसान हमको होने वाला है, ये जब बंद हो जाएगा, जब हम उसका अंदाजा होगा। और जब हमारी डिपेंडेंट्स ज्यादा रहेंगे, हमारी पॉपुलेशन ओल्ड होना शुरू हो जाएगी और उस वक्त बहुत चैलेंजेस पैदा हो जाएंगे, मुश्किलात पैदा हो जाएंगे। तो मेरा मानना यह है कि मौजूदा प्रधानमंत्री वजीर आजम एक जनरेशन को डिसअपॉइंट नहीं किए, वो 2 जनरेशन को डिसअपॉइंट कर दिए। एक तो मिलीनियल है जिसकी बुनियाद पर वो जीते 2014 और 19 में, और एक जनरेशन Z है तो जिसमें ओल्डेस्ट पॉपुलेशन होगा, ओल्डेस्ट एज होगा 30 साल का। तो ये 2 जनरेशन, मिलीनियल जनरेशन और जनरेशन Z, ये इनको ज्यादा नौकरी मिलना था, अच्छी तालीम एजुकेशन मिलना था और एक रीजनेबल लेवल का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिलना था। ये तीनों चीज में ये जनरेशन को ये फायदा नहीं हुआ। अब आप ये भी देख लीजिए कि 25% भारत का जो यूथ है उनको एजुकेशन कुछ नहीं मिला। 25% ना उनको एम्प्लॉयमेंट मिली, ना ट्रेनिंग मिला। तो ऊपर से इनको एक फ्रस्ट्रेशन है पेपर लीक का। अभी आप देखिए उत्तराखंड में पेपर लीक हुआ। अब क्या उन पे गुजरती होगी, उन बच्चों पे जो गरीब परिवार से आकर क्या क्या तैयारी करते, वो इंस्टीट्यूट पे जाते, यहां जाते। फिर मिसगवर्नेंस है। और ये जनरेशन, दोनों जनरेशन क्या देख रहा है? ये देख रहा है कि पेपर लीक देख रहा है, ब्रिजेस टूट रहे हैं वो देख रहा है, फ्लड्स का मिसमैनेजमेंट देख रहा है, भ्रष्टाचार देख रहा है, और सबसे बड़ी चीज है अनरेस्पॉन्सिव गवर्नमेंट है। तो वो ये भी देख रहे हैं कि दौलतमंद हो जा रहा है और इतना वेल्थ इनइक्वालिटी है देश में कि शायद अंग्रेजों के जमाने में इस तरह की वेल्थ इनइक्वालिटी रही होगी। और ये जो दौलतमंद, जिसको अपन अंग्रेजी में मैं कह सकता हूँ कि रिच बॉयज है, ये किसी को टक्कर भी मार सकते और मार कर जान भी ले सकते, उनको बेल भी मिल जाती। और ये जो रिच बॉयज है
जो रेपिस्ट है, कन्विक्टेड है, मगर उनको बेल दी जाती है संस्कारी के नाम पे। तो कॉमन आदमी को बेल नहीं मिलती और उनको 5-5 साल जेल में रहना पड़ता। तो ये जो सोशल चेंजेस हमारे देश में हो रहे हैं, ये डिफाइन करता है प्रेजेंट डे पॉलिटिक्स को। और मुझे यकीन है कि ये ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है, क्योंकि बीजेपी, आरएसएस या संघ परिवार जो है, ये मिलेनियम जनरेशन को, जनरेशन जी को एक काम पे लगा दिए, तुम गौरक्षक बन जाओ और तुम्हारा काम एक ही है कि तुम हर चीज के लिए सबसे बड़ी माइनॉरिटी मुसलमान को ब्लेम करो। एक वक्त आएगा जब ये लोग बूढ़े होंगे, तब उनको ये मालूम होगा कि असल दुश्मन मुसलमान नहीं थे, बल्कि वो लोग थे जिनको हमने सत्ता दी थी। तो और फोर्थ पॉइंट ये है कि मुसलमान यंगेस्ट रिलीजियस कम्युनिटी है देश में, यंगेस्ट रिलीजियस कम्युनिटी है और पोरस भी है, और इनका कोई रिप्रेजेंटेशन हायर एजुकेशन में नहीं है। हायर ड्रॉप आउट रेट्स है, बाज स्टेट्स में तो दलित आदिवासी से ज्यादा उनका ड्रॉप आउट रेट है, जिस इस समाज में सैलरीड एम्प्लॉयज बहुत कम है। बहुत से मुसलमान सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में है और रेगुलर एम्प्लॉयमेंट के पास नहीं है। और ये मैं मानता हूं कि ये जो बीमारी है अभी जो मैं जिसका अभी हाईलाइट किया, ये सक्सेसिव गवर्नमेंट्स पिछले 30 साल से उन्होंने इसके लिए कुछ नहीं किया। इससे हर मैदान में मुस्लिम माइनॉरिटी का रिप्रेजेंटेशन कम हो रहा है। तो मैं यहाँ पर आपको याद दिलाना चाह रहा हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, क्या कहा था कि द की टू अनलॉक, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि पॉलिटिकल पावर इज द की टू अनलॉक सोशल प्रोग्रेस फॉर एनी बैकवर्ड कम्युनिटी। ये प्रॉब्लम को कोई गवर्नमेंट एड्रेस करना नहीं चाहती कि सोशल इकोनॉमिक बैकवर्डनेस को मुसलमानों के। और अभी हम क्या देखते हैं कि प्रेजेंट में बीजेपी की सरकारें एक्टिवली पुश कर रही मुसलमानों को बैकवर्डनेस की तरफ, चाहे बुलडोजर के जरिए हो, फॉल्स एनकाउंटर हो, पुलिस एट्रॉसिटीज हो, और जो स्कीम्स हैं बैकवर्ड मुस्लिम्स के लिए उसको भी धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं। सो ये जो प्रेजेंट पॉलिटिकल सिनेरियो है, इसमें एक मैसिव सोशल चेंज आने वाला है, जो बीजेपी इसको रीड नहीं कर पा रही है, क्योंकि अभी सत्ता में है। अगर आप कोई बीजेपी के मिनिस्टर से पूछे कि सर आज तारीख क्या हो, तारीख भी नहीं बोल सकेगा, इतना उसको अभी हवा में रहते हो लोग। सो बीजेपी इलेक्शन जीत रहा है, जीती है, मैं इसका इनकार नहीं कर रहा हूं। वो लोग वक्फ के ऊपर एक गलत कानून बनाए, ट्रिपल तलाक में गलत कानून बनाए, आर्टिकल 370 को मेरी नजर में अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से जेएनके में खत्म करे। मगर देश में जो सबसे बड़े दो अहम मसाइल हैं, जो बिगेस्ट चैलेंज भी है, एक डेमोग्राफिक चेंज और दूसरा नेशनल सिक्योरिटी, इसका कोई आंसर नहीं है बीजेपी के पास, डेमोग्राफिक चेंज और नेशनल सिक्योरिटी के बारे में। मगर इस देश में आज भी जनता में एक उम्मीद है, एक तड़प है कि एक स्ट्रॉन्गर अपोजिशन होगा। मगर अपोजिशन पार्टीज भी जिम्मेदार है कि हम लोग मोबिलाइज और कंसोलिडेट नहीं कर सके, ये एक प्रॉब्लम है। तो अभी जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज है उनको हम ऑल्टरनेटिव नहीं दे पा रहे। वो या तो अगेंस्ट वोट देते या नॉट फॉर एनीथिंग इस नाम पे वोट देते हैं। तो बीजेपी को हराने के लिए वोट देते हैं, ये उम्मीद पे देते हैं कि ये हमारे उम्मीदें पूरी होंगी, मगर उनकी उम्मीदें पूरे नहीं हो पा रही हैं। तो मेरा मानना यह है कि एक मल्टी पार्टी सिस्टम ऐसा होना चाहिए जहां पर इलेक्शंस में वोटर्स को एक वायबल ऑल्टरनेटिव मिले। अगर आप किसी माने थोड़ा ज्यादा बुरा मत मानिए, आप रेस्टोरेंट में अगर एक किस्म का मेन्यू होगा तो आपको, मैंने समझता कि एक किस्म का मेन्यू, सबसे किस्म का मेन्यू होना चाहिए, इसलिए कि वो भारत की प्लुरलिज्म को रिफ्लेक्ट करता है। आप किसी बाग में चले गए तो उस बाग में, गार्डन में हवा किस्म के फूल रहते, डिफरेंट मुख्तलिफ रंग के रहते, मुख्तलिफ खुशबू के रहते। तो ये हमारा हिमायम का गोल क्या है कि इस प्लुरलिज्म को हमको मजबूत करना चाहिए।
हम लोग तो एक्सपैंड कर रहे हैं पार्टी को 2014 से ज्यादा माने ज्यादा गए हैं आंध्र प्रदेश। उस वक्त आंध्र प्रदेश से निकलकर महाराष्ट्र से स्टार्ट हुआ, फिर आज हमारे रिप्रेजेंटेटिव यूपी में है, आंध्रा में है, तेलंगाना में, महाराष्ट्र, बिहार, गुजरात में। हमारे कैंडिडेट स्टेट इलेक्शन में अच्छा किए। आपके पुराने दोस्त इम्तियाज जलील साहब एमपी बने। मैं इस बात को मानता हूं कि हम इलेक्शन बहुत हारे, कम जीते, बट हम प्रोग्रेस तो किए। और उसका जिम्मेदारी हमारी है कि इतने लोग हमको वोट डालते, वो एक एविडेंस है कि एक ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स की जरूरत है। और जनता से जो हमारे को हौसला अफजाई मिलती, उनका सपोर्ट मिलता, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए हम इलेक्शन लड़ते और हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग हम पे इल्जाम लगाते कि आप ये टीम है, फलां टीम है, इनके लिए काम कर रहे, उनके लिए नहीं कर रहे। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं कि सीमांचल को मैं जाता हूं, बागडोरा से किशनगंज जाना पड़ता, हैदराबाद से 2 घंटे की फ्लाइट है। और मैं जब पिछले 2015 से बागडोरा को जा रहा हूं, 2015 अगस्त से। आपको एग्जाम्पल बताता हूं कि मेरे को जो एक खुशी नहीं बोलते ना कि एक स्पिरिचुअल सेटिस्फैक्शन मिलता जब कभी मैं बागडोरा एयरपोर्ट पर पहुंचता हूं। मैं हमेशा 2 लोगों को देख रहा हूं। 2015 में पहली मरतबा आया था बागडोरा, मेरे को नहीं मालूम बागडोरा क्या है, मैं गया। 2015 में वो लोग मेरे को मिलके से हाथ हिलाते ये ऐसा करते थे। अब फिर गया मैं एक 5 दिन पहले। मैं 2015 से जब कभी बागडोरा जाता हूं उन लोगों को देखता हूं, तो वो उनको देखकर मुझे इतना इत्मीनान होता है कि चलो कम से कम इनको तो उम्मीद है मेरे पे। हम इलेक्शन वहां पे जीते एक मरतबा, फिर 5 एमएलए आए, फिर एक अलग कहानी है, उस पर भी आता हूं मैं। फिर मगर ये जो एज अ पॉलिटिशियन हमारे लिए जो क्या बोलना चाहिए, जो 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 हमारे को एक उम्मीद दिला था, वो 2 लोगों को देख के मेरा उनका नंबर मेरे पास है। वो तो सर हम आए थे, देखे ना? हाँ मैं देख लिया, लड़ते रहो, इतना ही उनका बोलना, फोन लड़ते रहो। तो ये है। और याद रखिए कि अगर जनता जमहूरियत में, लोकशाही में अपना फेथ लूज करेगी, सोशल प्रोग्रेस पॉसिबल नहीं है, कोई नेशनल सिक्योरिटी फिर पॉसिबल होगी। तो गवर्नमेंट का काम यह है कि मार्जिनलाइज सेक्शन को, उनको आप इंसाफ करना चाहिए। अगर आप ये बता देंगे मार्जिनलाइज कोई चॉइस नहीं है, वॉइस नहीं है, तो फिर ये अनार्की और केओस का सबब बनेगा। इसीलिए बाबा साहेब अम्बेडकर ने दलित समाज को कहा था कि चूज कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स रादर देन सिविल डिसोबीडियंस। ये बाबा साहब अम्बेडकर का बड़ा फेमस उनका स्टेटमेंट है। तो हमने कई पार्टी से अलायंस किया, जो नॉन डोमिनेंट बैकवर्ड क्लासेस हैं, दलित पार्टी के साथ किया, ट्राइबल पार्टीज के साथ किया। बाज जगह पे अलायंस वर्क नहीं किए, बाज जगह अच्छा फायदा हुआ। मगर हम इस प्रिंसिपल पर काम कर रहे हैं कि मार्जिनलाइज कम्युनिटीज को एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए। और हमारे प्रोग्राम्स, हमारे एम्स, ऑब्जेक्टिव वो है। हमारा ऑब्जेक्टिव और ड्रीम ये है कि हमारे पास एक जस्ट सोसाइटी हो, स्ट्रॉन्गर इंडिया हो, यूनाइटेड इंडिया हो। ये उस वक्त पॉसिबल है जब सब लोग साथ आएंगे। अब हमारा फ्यूचर क्या है? तो हमारा फ्यूचर ये है कि हम ये चाहते हैं कि हमारा रिप्रेजेंटेशन हमारी पार्टी का, मुस्लिम्स का, मार्जिनलाइज कम्युनिटीज का, लोकल बॉडीज से लेकर पार्लियामेंट में बढ़े। और हम इस बात को फर्मली मानते कि हमारा जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होगा वो सबसर्विएंट नहीं होगा हाई कमांड का, चाहे वो हाई कमांड दिल्ली का हो, नागपुर का हो, पटना का हो या हैदराबाद का हो। तो रिप्रेजेंटेटिव जनता का रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। और ये हम इस चीज के सख्त खिलाफ है, सिंबोलिज्म के खिलाफ, कि मुसलमानों को एक बेवकूफ बनाने के लिए कोई इफ्तार की दावत कर दिया, कोई दरगाह पे जाके चादर चढ़ा दिया, ईद के दिन आके आप शीर खुरमा पी लिए और दिखा दिए कि देखो मैं कितना मोहब्बत करता हूँ। खाली ये मोहब्बत नहीं है, सिंबोलिज्म है ये। तो भारत उसी वक्त विश्व गुरु बन सकता है जब 14% मुस्लिम माइनॉरिटी को आप सेकंड क्लास सिटीजन नहीं बनाएंगे। माने आपसे मुराद जो गवर्नमेंट है, अगर आप सेकंड क्लास सिटीजन बनाएंगे तो विश्व गुरु कैसे बनेगा?
देखिए प्लेन के जब टेक ऑफ प्लेन करता है तो पूरा प्लेन टेक ऑफ करता है, एक साथ प्लेन टेक ऑफ करता है। अगर आप नहीं करेंगे तो मुश्किल हो जाएगा। तो हमारा सेकंड गोल क्या है कि हम एक्सपेंशन जरूर करेंगे, मगर जो डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिटिक्स है उसका हम मुकाबला कर रहे हैं। और आप देखिए कि आसाम में, ये मीडिया में ज्यादा रिपोर्ट नहीं हुआ, नियरली 3,500 मुस्लिम फैमिलीज को बुलडोजर के जरिए वहां पर उनको बेघर कर दिया गया। महाराष्ट्र में आप देखिए कुरैश कम्युनिटी कितने हफ्ते वो लोग स्ट्राइक पर थे, क्यों? क्योंकि गौ रक्षक उनको तंग कर रहे थे। कई हमारे देश के बड़े बड़े शहरों में मुसलमानों को घर रेंट पे नहीं मिलता रिलीजन की बुनियाद पे, और टारगेटेड वायलेंस होता है, चाहे वो खरगोन एमपी में हो या संभल में हो। यकीनन ये बहुत डिफिकल्ट टाइम्स है। मुसलमानों को ऐसे नेताओं की जरूरत है जो संविधान को इस्तेमाल करके जो पुलिस ऑफिसर बायस रहेगा उससे आर्ग्यू करना, जो चीफ मिनिस्टर अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी को नहीं निभा रहा उससे मुकाबला करना जमहूरी तरीके से, और कोर्ट्स में गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बनाना। तो ये उसी वक्त होगा जब मुस्लिम लीडरशिप बनेगी। अब हमारी पार्टी क्या चाहती है, मैं आपको लिख के दे रहा हूं, हम कोई मंत्री बनना नहीं चाहते। हमारे को कोई मतलब नहीं है मंत्री बनने का, क्योंकि हमारे को मालूम मंत्री बने तो संतरी पे अपॉइंट नहीं कर सकते आप। तो हमारा मामला क्या है कि हम जो सिविक कम्युनिटीज है मुस्लिम एरियाज में, दलित एरियाज में जाके देखिए बेसिक कम्युनिटीज नहीं है, एजुकेशन के स्कूल्स नहीं है, हेल्थ केयर का सिस्टम नहीं है, और डेमोक्रेसी वर्क करना है। अगर डेमोक्रेसी वर्क नहीं करेगी तो फिर ये बड़ा एनार्की और केओस इस देश में होगा। ये इन शॉर्ट मुझे बोलना था, मैं बोला हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अब आपके हवाले से पत्रकारांनी प्रश्न विचारत, सुरुवातीला आपण स्वतःचं नाव सांगावं, ओळख करून द्या, नंतर प्रश्न विचारावे आणि एक एक करून प्रश्न विचारत अनेकांना प्रश्न विचारायचे आहेत, तर थोडं लक्ष द्या। मैं मंगेश पलोपकर बात कर रहा हूँ, सकाळ न्यूज़पेपर से चीफ रिपोर्टर हूँ। बैठ के आप मेरे को खड़ा होने दिया, आप कैसा खड़े हो? अभी आपने बताया कि आपका पार्टी का एक्सपेंशन रूट मैप क्या रहेगा, लेकिन इसमें एमआईएम पार्टी ये मुस्लिम लोगों के लिए हित की रक्षा करती है, ऐसा है क्या? नॉन मुस्लिम वोटर्स के लिए एजेंडा आपका क्या रहेगा, और वो सभी क्लास के लिए? देखिए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो रजिस्टर होती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में, आप ये बोल के रजिस्टर करते हैं कि भारत के संविधान पे आपको भरोसा है, तो यकीनन हमारा बोलना यह है कि जो मार्जिनलाइज सेक्शन है और उनकी मार्जिनलाइजेशन का एक एम्पिरिकल डेटा है, चाहे वो लास्ट सेंसस हो, एनएसएसओ के स्टडीज हो, तो हमारा बोलना यह है कि इन मार्जिनलाइज सेक्शंस को हमको ऊपर उठाना है, उनका सोशल प्रोग्रेस होना है। और भारत के संविधान में राइट टू इक्वालिटी जो है, वो इक्वालिटी क्या बात करता है? वो इक्वालिटी सब्सटेंटिव इक्वालिटी की बात करता है। अगर कोई दौलतमंद है और आप बोलेंगे इक्वालिटी, तो ऐसा नहीं होता। सब्सटेंटिव इक्वालिटी के लिए हमको कोशिश करना है। वही हमारे जो संविधान बनाने वाले हैं, जिसमें वो सब अम्बेडकर हैं, उस सब्सटेंटिव इक्वालिटी को हासिल करना है, जो हमारे प्रियम्बल में लिखा गया कि लिबर्टी, जस्टिस, फ्रेटर्निटी, इसको हासिल करना है। तो जाहिर है आप एक्सक्लूसिव नहीं हो सकते, आपको इंक्लूसिव रहना पड़ेगा। तो ये हमारा मैसेज है। यस सर। want to ask you, आपको खुद को क्या लगता है, बहुत साल से आप मुस्लिम कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हो, पॉसिबली ज्यादातर इशू जो है रेज रहे हो मुस्लिम कम्युनिटी के बारे में, आपको क्या लगता है इंट्रोस्पेक्ट करने के बाद मुस्लिम कम्युनिटी में जरूरत है? फिर से बोला, आवाज कट गया। प्रोग्रेसिव चेंजेस जो है, कैन यू हियर मी? हाँ। मुस्लिम आप इंट्रोस्पेक्ट जब करते हो एज ए मुस्लिम लीडर, व्हाट डू यू थिंक, कौन से प्रोग्रेसिव चेंजेस मुस्लिम कम्युनिटी में लाने बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसके वजह से वो कुछ सोशल प्रॉब्लम्स फेस कर रही है?
गवर्नमेंट पॉलिसीज की डिस्क्रिमिनेशन के बारे में कंटिन्यूअसली बोलते आ रहे हो, बट एज अ सोशल मूवमेंट मुस्लिम कम्युनिटी में कई सारी चीजें हैं, घेटों से लेके एजुकेशन कम रहना या फिर बच्चों कंट्रोल के बारे में बहुत सारी चीजें हैं। एज अ पार्टी और एज अ लीडर मुस्लिम लीडर्स कभी नहीं वो प्रोग्रेसिव स्टैंड लेते हैं, जिसकी वजह से कई सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है मुस्लिम कम्युनिटी को। देखिए, एक प्रोग्रेसिव स्टेप मुसलमान ये ले सकते कि वो अपने दिली दिमाग से इस बात को निकाल दीजिए कि आप जिसको सेकुलर समझ के वोट दे रहे वो इक्वली कम्युनल है बीजेपी की तरह। एक प्रोग्रेसिव स्टेप होगा ये। दूसरा ये है कि मुस्लिम समाज में यकीनन एक चर्निंग है, और वो चर्निंग क्या है, वो एक तब्दीली क्या है कि वो जब दूसरे कम्युनिटीज के प्रोग्रेस को देखते उनको भी ये ख्याल आता कि भाई मैं क्यों प्रोग्रेस नहीं कर रहा हूं, मैं भी तो इंसान हूं। तो यकीनन उनकी टॉप प्रायोरिटी ये है एजुकेशन, अपने बच्चों के लिए, खासतौर से बच्चियों के महिला एजुकेशन के लिए, ये कम्युनिटी में है। तीसरा यह है कि हर सोसाइटी में, हर रिलीजन में सोशल ईवल्स रहते हैं। अब आप पॉपुलेशन का बोल रहे, शायद आप नहीं पढ़े होंगे, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो लेटेस्ट आया है वो सबसे ज्यादा विद इन द रिलीजियस कम्युनिटीज जो TFR रेट गिरा है वो मुस्लिम कम्युनिटी का गिरा है। मगर फिर भी हमारे हिंदू भाई बहनों के TFR रेट से कम है, मगर ज्यादा गिरा है। और एक्सपर्ट्स ये बोल चुके हैं पॉपुलेशन का कि 21 में मुस्लिम, अगर शायद नंबर्स ऊपर नीचे होंगे, मुस्लिम पॉपुलेशन स्टेबलाइज हो जाएगा और कभी भी मुसलमान इस देश में हिंदू पॉपुलेशन से आगे नहीं हो सकेगा। इट विल स्टेबलाइज एट मे बी 20-21%। हिंदू पॉपुलेशन स्टेबलाइज होगा 2071 में। ये एक चीज है। तो यकीनन एक सोसाइटी जो प्रोग्रेस करना चाह रही है वो क्यों नहीं चाहेगी डेवलपमेंट, वो क्यों नहीं चाहेगी कि भाई हमारे बच्चे पढ़े, गुर्बत से निकले और डिग्निटी होनी चाहिए हमको। ये सब चीजें हैं। इशू क्या है कि एक नैरेटिव बना दिया गया कि नहीं सिर्फ मुस्लिम बच्चे और बच्चियां मदरसे को जाते। मैं आपको बोल रहा हूं कि आप लोग RT एप्लीकेशन डाल के देख लीजिए कि कितने मुस्लिम इलाकों में गवर्नमेंट के स्कूल्स है एज कंपेयर टू अदर लोकेलिटीज, और उस अगर है तो कितने टीचर्स हैं। ये नहीं कर रहे। नहीं, मदरसे को भी जाते। मदरसे को क्यों भी जाते? एक रिलीजन सीखने के लिए, और एक पर्टिकुलर सेक्शन है जो रिलीजियस स्कॉलर बनना चाहता। मगर सबसे बड़ी चीज क्या है कि भाई चलो मेरा बच्चा और बच्ची कम से कम जाके कुरान सीखेंगे, नमाज पढ़ना सीख जाएंगे। कोई स्कूल सिस्टम है ही नहीं, तो गवर्नमेंट फेल होती उसके ऊपर। आपको और एक एग्जाम्पल दे देता हूं मैं। आप देखिए, नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट ने प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप और मेरिट कम मीन्स। पोस्ट मैट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्रॉप आउट रेट यहां पर है। अच्छा, मेरी बात का भरोसा मत करिए, एक प्रोफेसर कुंडू की रिपोर्ट है जो 2015 या 16 में उस वक्त माइनॉरिटी मिनिस्टर थी नजमा हेपतुल्लाह को दी गई। प्रोफेसर कुंडू और उनके साथियों ने ये एम्पिरिकल एविडेंस दिया कि द बिगेस्ट रीजन फॉर मुस्लिम ड्रॉप आउट इज दे डोंट हैव द फाइनेंशियल वेयरविथॉल। ये गवर्नमेंट को दी गई रिपोर्ट। मोदी साहब क्या कर दिए, बोले कि नहीं, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप तुमको मिलेगी 9th और 10th में। कैसा होगा बताइए? मेरा तो ड्रॉप आउट रेट क्लास 5-6 से शुरू हो जाता है। यहां पर आप सपोर्ट करना चाहिए ना मेरे को। आप 9-10th में देंगे। एक फेलोशिप थी मौलाना आजाद, लोग जो DPhil और MPhil या PhD करते, उसको बंद ही कर दिए। तो ये कैसा होगा बताइए? गवर्नमेंट अगर इंसाफ नहीं करेगी। अच्छा, एक प्राइम मिनिस्टर की स्कीम है माइनॉरिटी मिनिस्ट्री में, वो क्या था, मुस्लिम कॉन्सेंट्रेटेड एरियाज में होगा। इन्होंने क्या कर दिया, जनरल कर दिया उसको। तो ये कैसे होगा बोलिए? ये तो सिस्टमिक पिन पॉइंटेड डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। मगर आपको मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूं,
मुसलमानों के लिए, मुस्लिम बच्चियों के लिए हिजाब कोई बैरियर नहीं है उनके प्रोग्रेस का। बाज हिजाब पहनते रिलीजियस रीजन से, बाज नहीं पहनते, काम भी करते। और मैं हैदराबाद में देखता हूं कि कोई भी मार्केट में नई मोटरसाइकिल आई तो चलाते बच्चे हिजाब पहन के चलाते, गाड़ी चलाते। बल्कि मैं अपने एक एनजीओ थे उनसे बोल के एक इलेक्ट्रिक ऑटो दिलाया, तो मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी के 8 लेडीज आके बोले हमको दो। मैं बोला तुम्हारे लाइसेंस नहीं, सिखाओ, सिखाए, चला रहे वो। तो ये हरगिज मत समझिए, आप बिलीव ही मत करिए कि मुसलमान एक सोशल चेंज नहीं चाहता। आप वो अपॉर्चुनिटी, वो माहौल बना रही नहीं ना। आप बुलडोजर मेरे सामने खड़ा कर दे रहे, आप मेरे को डरा दे रहे, तो कैसा होगा बताइए। तो मुस्लिम कम्युनिटी के है प्रॉब्लम्स है, उनको चेंज लाने का है और चेंज हो रहा है। मगर अगर कोई ये बोलेगा कि नहीं रिलीजन की वजह से प्रोग्रेस नहीं करो, बहुत झूठ है वो, सरासर झूठ है वो, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। गवर्नमेंट अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रही है। किसी हद तक आप यकीनन मुसलमानों को भी चेंज लाना पड़ेगा, मगर वो ला रहे, उनको लग रहा है कि हम चेंज 2 कदम आगे बढ़ाते, हमारे को आप हमारा एग्जिस्टेंस को आप क्वेश्चन करना शुरू कर देते, वो एक प्रॉब्लम है। मेरा कहना ये था कि लीडरशिप जो है those are portraying aggressive communalism rather than socio-political justice frame जो है उसको ले। आप लोगों को बोलते नहीं हो कि बर्थ रेट कम करो या फिर नहीं, बर्थ रेट मेरे दोस्त आप सुनिए, बर्थ रेट का अगर आप बोलेंगे, मैं बोल रहा हूं आपको TFR रेट गवर्नमेंट का, मेरा नहीं है ना। TFR रेट ना आप दिए ना मैं दिए, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। TFR रेट सबसे ज्यादा रिलीजियस कम्युनिटीज में मुसलमानों का गिरा है। ये क्यों गिरा है? क्योंकि उनको रियलाइजेशन है, वो डिसाइड कर रहे, उन्होंने अपना चॉइस ले रहे। अब लोग मेरे को बोलते नहीं आपको 6 बच्चे हैं, तो मैं बोलता हूं मोदी के कितने भाई बहन है, अमित शाह के कितने भाई बहन है। तो ये मगर चेंज है। हम लोग बोलते, आज भी मैं बोलता हूं कि ट्रिपल तलाक मत दो अपनी बीवी को। कल का मेरा भाषण सुनिए आप पिछल कराची में, मैं उनको बोला कि तुम लोग जो सोसाइटी के ईवल से दूर रहो, शराब से दूर रहो, ड्रग्स से दूर रहो, तुम लोग एक मिसाल बनो। मगर होता क्या कि आपके चैनल को इसमें TRP नहीं आता ना। TRP किस में आता? जिसमें जूस रहता। अब इसमें जूस ही नहीं है, बहुत ड्राई सब्जेक्ट है ये। आप पूछिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। managed to garner votes Muslim on the basis of narrative. The Constitution is very dangerous on that particular. What exactly happened? So, if you, I have done an in-depth study along with the people who have more knowledge than me after the Aurangabad result had come, and I am of the firm opinion that the Muslims residing in Aurangabad Parliament constituency have definitely voted for Mr. Imtiaz Jalil, but you have some people here and there because of the vested interest. Then they went and sold their soul. That is for them to answer. But the question that you must ask is, why couldn't the Maharashtra political parties tolerate one Muslim MP? That is the question for the majority community to introspect. Heavens would not have fallen had Imtiaz Jalil won. But everyone ganged up to ensure that a single Muslim MP got elected in 2019 should not be elected. I am telling you with all the responsibility. It is not rhetorical. It's not a rhetorical statement. But every political party wanted Imtiaz Jalil to lose. And I was seeing what was happening. I was constantly telling Imtiaz, this is happening. And Imtiaz, being an eternal optimistic person, नहीं सद भाई आप बिलीव मत करिए, नहीं
उन हंसते बहुत अच्छा हूँ और इम्तियाज जब हंसते तो समझना उन्होंने फंस रहे अंदर कुछ हो रहा होगा। इम्तियाज हो रहा है यार, तुम देखो हो रहा है। ये प्रॉब्लम है। हम अपनी कोशिश जारी रखेंगे, मगर हमको तकलीफ इस बात की है कि एक एमपी था, सब उसको बिठा दिए। आप बोल रहे कि पार्लियामेंट इलेक्शन में इंडिया अलायंस जीता, असेंबली कैसे हार गए थे? मेरे को नहीं मालूम कैसे हार गए वो लोग। हेलो शब्बीर, हेलो शब्बीर मुजाहिद, उर्दू लाइन से बोलता हूँ। मेरा एक सवाल ये है कि जब से मोदी सरकार आई है तो उन्होंने सिर्फ मुसलमानों के ही विरुद्ध काम करने का शुरू किया, और जहाँ तक हमारे हिंदुस्तान के जितने भी रियासतें हैं उनके उसमें जो बीजेपी की सरकारें आई है अभी, जिसके अंदर जो है आदित्य यूपी के जो वजीर आला है उन्होंने 2 दिन पहले जो मुसलमानों के खिलाफ स्टेटमेंट दिया और मौलाना कैसर को जो है गिरफ्तार किया है। यहाँ तक कि आसाम के अंदर भी जो है मुसलमानों के ऊपर बुलडोजर चला है। तो ऐसी हालत में जो है एमआईएम के ऊपर क्या जिम्मेदारी होती है? जिम्मेदारी सब पे, आप पे भी है, मेरे पे भी है, सब पे जिम्मेदारी। मैं अकेला कहाँ जिम्मेदार? तो मगर ये है कि सिर्फ इस मसले में आप बोल के रुक मत जाइए, मैं आपसे एग्री कर रहा हूँ। मगर मैं जो जनरेशन मिलेनियल जनरेशन जी की बात कर रहा हूँ, उनको तो कोई दिखा रहा ही नहीं रहा, उनको तो कोई सपोर्ट ही नहीं कर रहे, और नेशनल सिक्योरिटी पे कोई बात ही नहीं कर रहा। ये इंपॉर्टेंट है। तो ये 2 मसलों के ऊपर हम बात ना करें, इसलिए हर चीज का जिम्मेदार टोपी को खड़ा कर दो, दाढ़ी वाले को खड़ा कर दो, आसान है ना। तो अब पानी यहाँ पर आपके पास फ्लड्स आया, बहुत बुरे तरह फ्लड्स है महाराष्ट्र में। कहीं मैं स्टेटमेंट पढ़ा के बोले नहीं वो मुसलमान जिम्मेदार है उसका भी। अरे पानी का मैं कैसा जिम्मेदार हूं? माने जो नैरेटिव बन गया देश में, हर चीज का जिम्मेदार आप खड़ा कर दो। तो नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर ये जनरेशन मिलेनियल जनरेशन और जनरेशन जी के ऊपर लोग कुछ नहीं कर रहे, और ये महंगा साबित होगा देखिए इन लोगों के लिए। क्योंकि आप जो मैजिक शो चल रहा है ना, वो अच्छा दिखता है आपको। हमारे पब्लिक स्कूल में हैदराबाद में मैजिक शो था, हम लोग बच्चे बैठते थे चड्डी पहन के, तो मैजिक शो था, मुतासिर कैसा किया क्या किया। मगर एक बात, 2 चीजें थी उसमें इंपॉर्टेंट। तो जब मैजिशियन बैठता था वो एक कवर लगा के बैठता था और कोई नहीं आता, वो क्या करता था अंदर नहीं मालूम। फिर हम मैजिक शो देख के खुश होते थे। उसके बाद हमारे मिसेस राजा राव हमारे हेडमिस्ट्रेस थे, बोले मैजिक शो इज ओवर, बैक टू क्लास एंड स्टार्ट डूइंग योर मैथ्स। तो वैसे होने वाला है, वही देखेंगे इंशाल्लाह, ही होने वाला है। अभी सब लोग खुश है, मैजिशियन है वो, सब लोग को दिख रहा हो गया। और कोई ये पूछ रहा नहीं कि भाई ये जो जनरेशन है 65% पॉपुलेशन भारत में 40 साल से कम उम्र का है, क्या हो रहा उन लोगों को? अगर ये पॉपुलेशन खड़ा हो गया, हमको उम्मीद है ये खड़े होंगे, जब सवालात करेंगे, जब सबकी वाट लग जाएंगी, याद रखो आप। आप मेडिसिन की बात कर रहे सर, मेडिसिन की बात कर रहे हैं, ये जो आप जिनको मेडिसिन बोल रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर को बोल रहा हूँ, नाम लेके बोल रहा हूँ, आप बोलो। मैजिक कब खत्म होगा? रियलिटी में कब आएगा? नहीं, जब आप रियलिटी को देखेंगे, हम रियलिटी को देख ही नहीं रहे हैं। आप मेरे को बताइए, 26 हमारे लोगों को सिर्फ महज इसलिए पाकिस्तान के टेररिस्ट मारे क्योंकि वो हिंदू थे। उनकी न्यूली वेडेड वाइफ के सामने, उनके बच्चों के सामने, उनके माता पिता के सामने मार के चले गए। ये कोई नहीं पूछ रहा वो हरामजादे आए कैसा वहां पर, ये कोई पूछ रहा नहीं। वो शैतान की औलाद वहां पर आई कैसा, कौन जिम्मेदार है उसका? हमारी 10 लाख फौज है वहां पे, कोई नहीं पूछ रहा, हम कोई सवाल ही नहीं कर रहे। वो जलील आकर गोली मारकर चले गए। आप बताइए, उसके बाद हम ऑपरेशन सिंदूर किए, हम अपनी फौज को, एयरफोर्स को सलाम करते, उनकी बहादुरी को हमेशा उनकी फख्र करते थे, करते रहेंगे। हम क्रिकेट मैच खेलते, एक हकीर क्रिकेट मैच, क्या है उसमें? अगर हम नहीं खेलते तो पाकिस्तान को पैसे नहीं मिलते, समझे आप?
हम उनका 80% पानी रोक दिए इंडस वाटर ट्रीटी में, रोक तो नहीं सकते मगर देर से छोड़ रहे, राइट, वो फर्क पड़ता उनको। हम ट्रेड बंद कर दिए, इनडायरेक्ट ट्रेड, वाघा का बॉर्डर बंद है, उनके बीमार पेशेंट भारत को नहीं आ सकते इलाज कराने के। क्रिकेट मैच क्यों खेल रहे भाई तुम? ये मैजिक शो ही हो गया ना। अब आप देखो कि मैजिशियन क्या कर दिए। हमारी टीम पे कोई हमको क्वेश्चन नहीं करना, हमारे प्लेयर्स पर, वो बेचारे जो बोर्ड बोलेगा करेगा। क्रिकेट मैच वो जीत रहे, प्रधानमंत्री बोल रहे ऑपरेशन सिंदूर 3-0। आप बोलिए, जो अगर आपका बेटा बॉर्डर पर है, जो आंख में आंख डाल के देख रहा पाकिस्तान के कौन सा टेररिस्ट आ रहा है, उसके बाप पे क्या गुजरती होगी कि मेरा बेटा 5000 फीट के ऊपर ऊंचाई पर है, बारिश में है, बर्फ में है, मेरा बेटा है मैं, या क्रिकेट मैच है मैं। कभी ये लोग देखते हैं कि अगर वो वहां से बॉर्डर के एरिया से कोई बच्चा अगर घर को आता है तो उसके घर में ईद का माहौल होता, और माहौल क्या होता कि मेरा बेटा वापस जिंदा आया। और हम उनकी कुर्बानी को एक मामूली क्रिकेट मैच से मिला रहे। ये कैसा होगा? प्राइम मिनिस्टर क्यों दिए मेरे को नहीं मालूम। ये अरे 3-0 सिंदूर क्या है ये? जो हमारे पायलट ब्रह्मोस से उनके 9 एयर स्ट्रिप बर्बाद कर दिए, पाकिस्तान के टेररिस्ट सेंटर गए, वो लोग क्या सोच रहे होंगे बताइए? हमको क्रिकेट मैच से कंपेयर कर रहे तुम लोग। किसी को अंदाजा भी है कि पायलट की ट्रेनिंग के लिए कितना टाइम लगता है? किसी को अंदाजा भी है कि फौजी खड़े रह के मुकाबला करता है, कितना उसको क्या क्या रिस्क फैक्टर होगा उसका? हम कुछ है, पूरे मिनिस्टर ताली मार रहे, हम जीत गए, हम जीत गए। अरे क्या है ये? मैडम को बोलने दीजिए प्लीज, लेडीज फर्स्ट। Including national security, and then you said the marginalized community should be given justice. So how can you just throw light on how these two things go hand in hand? Well, you see, marginalized communities, please try to understand that when we talk about democracy, when we talk about parliamentary democracy, what it actually means and what our founding fathers have dreamt about, that it will be a democracy where every section of the society will be represented, not only in the state assemblies, in the legislature or in the parliament, but the local bodies also. That was the dream of our founding fathers. Now, have we lived up to it? No, we have not lived up to it. In fact, I would earnestly request you, I am not here to tell you something, but there is a book written by an Oxford professor called Pratinav Anil. In that book, he has criticized my party also. That is, I leave it to him. But what he has said, he has given a list of communal riots which occurred during Pandit Nehru's time. The fatalities were as high. And I don't know, maybe many of you don't know that in 1962 December, Prophet Muhammad, peace be upon him, his hair was stolen in Srinagar, Hazrat Bal. So there were communal riots over the country. You know what happened? Nearly 1.5 lakh Bengali speaking Muslims were pushed inside forcibly into East Pakistan. 40,000 Muslims living in the present Northeast were either given deportation notice or they were deported. Now when I said this in the parliament, there were many leaders from the secular parties who told me, how dare you say that? I said, why? It happened, this is the proof. Take it. But they are blinded. No, it cannot be. I said, look at this proof. So the systemic discrimination, marginalization has not started recently. It always existed. And that is why you see this problem becoming huge day by day. And rightfully Baba Sahib Ambedkar said when he was asked by a journalist like you that, oh, you have reservation for Dalits in parliament. So Baba Sahib made a famous statement. He says, yes,
They are elected on the basis of the seats reserved, but the only work they do is they open their mouth to yawn. So there has to be a change within these marginalized communities, that if you want to become masters of your destiny, it is high time that you come together, become a political force, have a political leadership. This 60-70-year-old experiment has failed completely in giving justice to the marginalized communities. Every political party is responsible. They got the mandate, they have failed to deliver it, not failed, but they have deliberately discriminated. They have deliberately discriminated. I tell you why, because we have manufactured crorpatis. We have manufactured billionaires. Why couldn't we inculcate these, develop these areas? Our banks are only for richer people so that their loans increase and increase. A poor farmer fails to give a loan, or a poor man who buys something, gone is gone. As far as national security is concerned, it is very convenient for BJP to raise this nationalism flag. But what sort of nationalism is this when Pahalgam happens? When in 2019 that bomb incident happened where our brave CRPF soldiers were killed. Question is, why, how did they come over there? What is happening over there? A revolution took place in Bangladesh, 56-inch chest person does not know. A revolution happened in Nepal, we don't know. A revolution happened in Sri Lanka, we come to know afterwards. China has taken over that port in Sri Lanka, we don't know. If you stand at a place in Simanchal, I can show you, we can see Bangladesh from there. With your visible eyes, you are seeing China is constructing an airstrip. Bangladesh was our closest friend after Bhutan. The Chinese are sitting over there. ISI is sitting over there in Bangladesh. 50% tariff is imposed. Ab ki baar, Trump Sarkar, Howdy, Modi. Everything has gone. You know, the 50% tariff has destroyed Surat, the diamond market, ready-made garment industry in Tamil Nadu. Our motor parts exports to USA is 35,000 crores. Half, as for, it has come to half now. Who's responsible for this? Please tell me. But no, it is very easy. Blame this fellow. Blame Topi wala, Dadi wala. You do a Dharam Sansad. In your Maharashtra, you have a minister. Listen to what he said. His golden words. His pearls of wisdom, according to his sadistic wisdom. What did he say? Where is that? I mean, he said something obnoxious, but he got elected. भगवादारी क्लीन पठानवाड़ी, भगवादारी पठानवाड़ी को साफ कर देंगे, चुन चुन के मारेंगे. आप मंत्री बनाते उसको, तो उसको क्या करेंगे आप? आपके गवर्नमेंट के प्रायोरिटीज वही है, पठानवाड़ी को साफ करो, चुन चुन के मारो. अगर मैं वो बात बोल दिया गलती से, आप लोग तो कुछ नहीं पूछेंगे, तू कैसा बोला, तू उसका एजेंट है, तू वहां का एजेंट है, तू इसका है, फुला है, ये है, वो है. कुछ नहीं होगा. मैं कल इचल कराची गया मैडम, मेरे को लव लेटर आ गया 169 BNSS. अरे बोला क्या है भाई ये? बोले नहीं सर, आप हेट स्पीच नहीं देंगे, आप फुला नहीं करेंगे, आप ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे. अरे बोला ऐसा दिख रहा है कि कभी कभी मेरी बीवी नाराज हो तो सब सवाल आप मेरे से करती है. तू कब से मेरा ससुरा बन गया? नहीं, आपको BNSS 169 क्या है ये? मेरे पे है क्रिमिनल केस, मैंने इनकार नहीं, मगर कोई हेट स्पीच नहीं है मेरे पे. 5 मरतबा का MP हूं, 2 मरतबा का विधायक है. आप क्या उसको क्या बोलेंगे मैडम? तो ये आप लोगों को निकलना है मैजिक शो से. आप लोग मैजिक शो से निकल ही नहीं रहे. आप लोग खुश है, अब उसका क्या करेंगे इलाज? आप लोग, मगर एक दिन शो खत्म होगा. जब शो खत्म होगा तो
वो बोलते ना दैट विल हिट द सीलिंग, बट इट शुड नॉट बी टू लेट. You take on Sonam Wangchuk in Ladakh. लेट मी आंसर सम. अभिजीत, जिस आरएसएस का आप हमेशा जिक्र करते हैं, उस आरएसएस को अभी 100 साल पूरे हो रहे हैं, कैसे देखते हैं उनकी इस 100 साल की जर्नी को, और आप शुभकामनाएं देंगे उनको? सुन लीजिए, आप लोग जो हंस रहे हैं, आपको तकलीफ होगी अब मैं जो बोल रहा हूं. ऑर्गेनाइजर मैगजीन ने लिखा था कि हमने जो संविधान बनाया वो हमको नहीं चाहिए, हमको मनुस्मृति चाहिए. अब आप हंसिए. उन्होंने कहा था कि 3 जो रंग है वो अशुभ है. उन्होंने कहा अशुभ है ये, वी डोंट वांट इट. और इस ऑर्गेनाइजेशन को महात्मा गांधी की हत्या के बाद वल्लभ भाई पटेल ने बैन किया और उनको कहा कि तुमको लिख कर देना पड़ेगा तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन और तुम भारत के संविधान को मानेंगे. शुभकामनाएं देने का सवाल ही नहीं है मेरे भाई. समंदर के 2 किनारे कभी एक नहीं हो सकते और वैसा ही रहेगा. ये आइडियोलॉजी की लड़ाई है. क्या जो देश की आजादी में हिस्सा नहीं लिए? अच्छा, क्विट इंडिया मूवमेंट में श्यामा प्रसाद मुखर्जी मिनिस्टर थे नहीं थे? किसके साथ थे? कौन सीएम था? वो आदमी था जो पाकिस्तान का रेजोल्यूशन मुस्लिम लीग के कॉन्फ्रेंस में मूव किया. उसके साथ श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे. क्विट इंडिया मूवमेंट सब छोड़ो बोले, आप बोले नहीं. अब कोई जाकर मुंजी साहब जाकर मुसोलिनी से मिलते हैं तो आरएसएस के लोग बोलते नहीं ऐसा ही मिल लिए, ऐसा ही मिलता है कोई जाके मुसोलिनी से, बताओ आप. तो ये चीजें हैं. इस पे तो शुभकामनाएं देने का सवाल नहीं है. ये भी मैजिक शो का किस्सा है. सर, ये इस देश में एक वर्ग हमेशा चाहता है कि पोलराइजेशन हो, उसका फायदा बीजेपी को होता है, आपको थोड़ा बहुत होता है, लेकिन बीच में क्या अरे मेरे को काम हो रहा भाई, मेरा एक एमपी हार गया ना. अगर मेरे को फायदा होता तो कम से कम 5-6 मेरे एमपी होते मेरे साथ बैठे हुए इधर. मेरा फायदा नहीं हो रहा. सोल्यूशन क्या है इसके ऊपर? सोल्यूशन ये की है कि आप लोग भारत को क्या फायदा हो रहा वो देखिए. अब मेरे पास आईफोन है, राइट. अब मैजिक शो क्या कर रहे, मैजिक शो करने वाले क्या बोल रहे, आईफोन 17 भगवा रंग में आ, देखो ये हमारी कामयाबी है. क्या है यार ये? बताओ, कामयाबी है ये? आईफोन भगवा रंग में आया तो हमने बना दिया. अरे यूएसए में बिक रहा है वो, हर दुनिया बिक रहा है. तो मैजिक शो है, देखो हमारी वजह से. हालांकि वो तो परेशान हो जाएगा वो आईफोन का मालिक. बोले ये क्या है, टिंकू बोलेगा ये क्या है यार, व्हाट इज दिस नैरेटिव, यू प्लीज टेल मी. आईफोन भगवा रंग का है, देखो हमारा वजह से हो गया. अरे तो फिर नौकरी देना भाई मिलेनियल जनरेशन को, जनरेशन जी को दो ना, कुछ तो दो. मगर ये दिखा दे रहे, अब खुश बेचारा हो जाएगा, खुश हो जाएगा. बस 2 घंटे के बाद रियलाइज करेगा यार मैं तो खरीद नहीं सकता, वो तो इतना महंगा फोन है. नीलेश सर, मेरा सवाल है, महाराष्ट्र में जो बाढ़ आई है उसको लेकर के बीजेपी का कहना है कि जो बाढ़ में लोग फंसे हुए हैं उनको हिंदू धर्म और हिंदू संस्था के लोग मदद कर रहे हैं, लेकिन मुस्लिम मस्जिद और संस्था मदद नहीं कर रहे. ऐसे सवाल सब बकवास है सर, झूठ बोलते हैं लोग, झूठ की फैक्ट्री है. पंजाब में जाकर देखो, सब मदरसों में काम हो रहा है. सोलापुर में कल इम्तियाज साहब गए. आप नांदेड़ में जाके देखिए, सैयद मोइन हमारे, कोई देख के पूछता है क्या जब मुसीबत आती तो पूछता है क्या कोई मुसलमान है, कोई हिंदू है, कोई नहीं है, कोई नास्तिक है? सब बर्बाद हो गया ना. नांदेड़ में 18 लाख क्रॉप लैंड बर्बाद हो गई. 7 मिलियन क्रॉप लैंड हमारा बर्बाद हो गया, भीड़ में, नांदेड़ में, नगर में. तो ये तो सबको एक होने की जरूरत है. सवाल ये है कि तुम्हारे 56 इंच का प्राइम मिनिस्टर दिल्ली में बैठा हुआ है, पैसा क्यों नहीं दे रहा भाई? फिर ला लिया तुम मुल्ला जी को बीच में. समझ रहे ना आप मेरी बात को, मैं शुरू से क्या बोल रहा हूं.
आप दो ना भाई, आप सरकार आपकी है, यहां आप डबल इंजन है, आप तो डबल इंजन का दिखाओ ताकत। प्रधानमंत्री को बोलो आओ, गृह मंत्री को बोलो आओ, टूर करो, पैसा दो महाराष्ट्र सरकार को ताकि वो किसानों को दे सके। क्या इनको मूव नहीं होते? मैं एक वीडियो देखा है, एक किसान रो रहा पानी को उछाल उछाल के। ये हार्ट ब्रेकिंग सीन्स है। करिए ना आप लोग, ये करता ही नहीं सरकार। योगेश एक मिनट, एक मिनट। अब ऐसा है ना, ये मोहब्बत में कंडीशन नहीं रहना। कोई परेशान है, पीड़ित है, दो यार उसको। आप इलेक्शन से पहले बोले लाड़की बहन हम दे देंगे, बाद में कंडीशन लगा दिए। यही परेशानी है इन लोगों से। सर महाराष्ट्र में जो फ्लड आया है, जो क्लाइमेट का चेंजेस हुआ है, मतलब पूरे देश में क्लाइमेट का चेंजेस की वजह से जनरेशन को, पब्लिक को जो तकलीफ हो रही है, इसके बारे में पॉलिटिशियन कुछ बोलेंगे या नहीं? उसके बारे में आपके पार्टी का विजन क्या है? देखिए, मेरा अभी मैं जो बात बोल रहा हूं ना आपको, हमारे कंट्री में डिबेट होनी चाहिए कि क्या हम अपना एकेडमिक ईयर जो स्टार्ट करते जून में, उसको हम अगस्त एंड सितंबर तक लेके जा सकते क्या? क्योंकि एक तो समर जल्दी खत्म नहीं हो रहा। क्या हम अपने एकेडमिक ईयर को सितंबर से शुरू कर सकते हैं? डिबेट होनी चाहिए। हम जून, हमारा एकेडमिक ईयर खत्म होता मई में, अप्रैल एंड मई में, उसको क्या हम आगे बढ़ा सकते हैं क्या? ये डिबेट होनी चाहिए। क्योंकि अब ये बारिश की वजह से कई स्कूल बंद होते हैं, और समर में हीट वेव आता, हम स्कूल को बंद करते। तो ये डिबेट होनी चाहिए, और हमको इकोलॉजिकल डिजास्टर अपने हाथ से नहीं करने चाहिए। तो ये सब इंपॉर्टेंट काम है, इस पे सोचना चाहिए। आपने अभी जिक्र किया अपने नेबरिंग कंट्रीज के बारे में थोड़ा बहुत, तो अभी वहाँ के जो भी हालात है उसको आप कैसे आते हैं, और इंक्लूडिंग चाइना, तो उसका क्या इम्पैक्ट आपको लग रहा है कि इंडिया पे? भाई एक बात बताइए, 80% पाकिस्तान का असला जो है चाइना से आ रहा, और हम लोग कितना ट्रेड डेफिसिट $20 बिलियन उसके ऊपर का है। 100 बिलियन का सामान वहां से आ रहा। अरे भाई क्यों आप 2000 स्क्वायर किलोमीटर पर चीन बैठा हुआ है, 25 पेट्रोलिंग पॉइंट पे हम पेट्रोलिंग नहीं कर सकते। ये सब कहां गया? कोई बात करने को तैयार ही नहीं है, गवर्नमेंट बोलने को तैयार नहीं है। प्रधानमंत्री गए शी जिनपिंग से, पुतिन से, तीनों से एक हाथ में ये है, कैसा लगे ऐसा क्या यार। 2000 स्क्वायर किलोमीटर मेरा चला गया पूरा। अच्छा, पाकिस्तान का पूरा J-10 जो भी था वो एयरक्राफ्ट पूरा चीनी है। 2 फ्रंट वॉर होगा कभी, देखना आप, खुदा ना खास्ता। बांग्लादेश में ISI आके बैठ गया, बांग्लादेश में चाइना आके बैठ गया। हमारे हिस्टोरिकल, अच्छा क्या हो मालूम बांग्लादेश का, अभी हम उनको वीजा नहीं दे रहे उनके पेशेंट्स के आने का। अरे क्यों कर रहे हैं साहब? दो ना वीजा उनको, आके उनको इलाज कराने दो अपने कोलकाता में। नेपाल चीन के पास, श्रीलंका पोर्ट चीन के पास। ये हमको परेशानी है, तो हमको बहुत केयरफुल रहने की जरूरत है। और पाकिस्तान तो थ्रेट है अपने लिए, हमेशा थ्रेट रहेगा। आप क्रिकेट खेल लो, हाथ मिला लो, क्या पप्पी ले लो, कुछ भी कर लो, पाकिस्तान बदलने वाला नहीं है। कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी रहने वाली है। उनको जब कभी मौका मिलेगा वो बदतमीजी करने की कोशिश करेंगे। ये हाल है हमारा। साउथ एशियन कंट्रीज, हम ऑपरेशन सिंदूर में ओपनली भारत के साथ क्यों नहीं आके ठहरे? ओपनली आके ठहरना था, सिवाय भूटान के। और कौन आके ठहरे बाद में? इजराइल और अफगानिस्तान। स्ट्रीम क्लब में आ गया वो, उसमें अपन एक जेनोसाइडल रेजिम है, एक तो कंप्लीटली दूसरा रेजिम है। सर दरगाह पे जो सिंबल था अशोक स्तंभ का, उसे तोड़ा गया था, तो उसके बारे में आपकी क्या राय है? क्या नहीं, देखिए भाई, प्रधानमंत्री जो है अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में काशी के मंदिर को बनाए,
वहां लगाया अशोका का एम्बलम। और आपकी इत्तला के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक मेमो है, ये कहां पे लग सकता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक मेमो है, कहां पे लग सकता कहां पे नहीं लग सकता। तो वहां लगना ही नहीं था, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मेमो है, मेरा तुम्हारा नहीं है। वो आप मेमो जारी कर रहे, उसका उल्लंघन आप कर रहे। और तीसरी बात, एक दिन पहले वहां की जो मैडम है वक्फ बोर्ड की जिम्मेदार, उन्होंने साउथ कश्मीर जाके वही काम का इनॉग्रेशन किया, मगर वहां पे नहीं लगा। क्यों नहीं लगाए आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नेशनल एम्बलम का वायलेशन नहीं कर सकते, क्योंकि वो रूल है, वो उस रूल को फॉलो ही नहीं किए वो। अरे तोड़ने का, मैं आपको तोड़ना नहीं चाहिए था, तो लगाना भी नहीं चाहिए था। फिर आप देखिए, ये आप समझिए भारत में उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। उसका रूल का उल्लंघन करे तो उसको तो आप एक्शन लेना था वो ऑफिसर के ऊपर, वो नहीं लेते आप, क्योंकि वो दिखाना है आपको। सबका साथ सबका विकास के नारा नरेंद्र मोदी हमेशा देते हैं, और ये नारा सिर्फ हिंदुत्व का एजेंडा है। अरे भाई, ये सबका साथ सबका विश्वास सबका विकास कहां हो रहा? एक ही आदमी को एयरपोर्ट पोर्ट मिल गया, एक ही किस्म के लोग करोड़पति अरबपति बन रहे हैं। नारा अच्छा है मगर अमल जीरो है, हो रहा ही नहीं। सबका साथ आप बोलते, मेरे को साथ में रखना नहीं चाहते आप। देख तो लीजिए क्या हो रहा है। आपके पास एक मुस्लिम एमपी नहीं है, आप टिकट भी नहीं देते, मगर आप बड़े बड़े दावे करते। तो ये है। हाँ, माजी गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा है कि 26/11 के अटैक के बाद में कांग्रेस ने अमेरिका के दबाव में आके पाकिस्तान पर अटैक किया। चिदम्बरम साहब काबिल आदमी है, उनसे पूछ लीजिए। मैं तो कभी होम मिनिस्टर बनूंगा भी नहीं, ना मेरे को नहीं मालूम। मगर एक बात तो है, पाकिस्तान से टेररिस्ट आए थे और मुंबई में उन्होंने कत्लेआम किया, 5 स्टार होटलों में किया, वीटी स्टेशन पर किया। और वीटी स्टेशन में मेरे को आज भी अच्छी तरह याद है कि एक तेलंगाना में निजामाबाद टाउन है, वहां की एक नई दुल्हन थी जिसके हाथों की मेहंदी नहीं उतरी थी, वो भी वो जालिम जो दहशतगर्द आए थे वहां से, उनकी गोली का शिकार हो गई। और ये भी याद रखिए, अजमल कसब को हमारे बहादुर कांस्टेबल शहीद हो गए, उसको पकड़ा, उसको फांसी दी, और फांसी देने के बाद मुंबई के मुसलमानों ने कहा कि हमारी जमीन में तो इस जालिम को नहीं दफनाना। सर उनाइसा फ्रॉम इंडिया न्यूज़ मुंबई से ही आई हूँ। क्रिकेट के ऊपर से मेरा सवाल है, आपने अपना ओपिनियन तो दिया क्रिकेट के ऊपर कि नहीं खेलना चाहिए था, लेकिन उसके बाद जैसे जो पैसे आए थे क्रिकेट के लिए, जो फीस होती है उसको डोनेट किया गया, इंडियन आर्मी को दिया गया, पहलगाम के फैमिली को दिया गया। इस पर से आपकी क्या? एक बात सुनिए, अगर मैं आज झोली फैला के निकल जाऊंगा पुणे के शहर में कि इंडियन आर्मी को दो, तो चैलेंज के साथ कह रहा हूं, वो लोग जितना दिए उससे बढ़ के देती जनता, ये उससे बढ़ के देंगी जनता। वो 26 लोग जो मरे, सवाल वो नहीं है, पैसों का सवाल नहीं है, सवाल उसूल का है कि जो एक कंट्री की आर्मी कमिटेड है भारत को बर्बाद करने के लिए, और ये पहलगाम के बाद आपको एक डिसीजन फर्मली लेना था, क्यों नहीं लिया? सवाल वो है। भारत इतना तो भूखा फकीर नहीं है खुदा ना खास्ता कि हम अपनी आर्मी को पैसे ना दें, हम अपने दहशतगर्दी से मरने वालों को कोई मदद ना कर सके। सवाल पैसों का नहीं है, सवाल आपका कमिटमेंट क्या है टेररिज्म के ऊपर। वहां पर आप कमजोर पड़ गए। अजिंक्य ट्रॉफी का ड्रामा हो गया। एक मिनट बाबा, अजिंक्य नहीं, अभी तो लड़ेंगे, अकेले ही लड़ेंगे। कोई अगर होगा तो बताएंगे आपको, मगर लड़ने की पूरी तैयारी जनाब इम्तियाज जलील साहब, फारूक शाफी साहब, हमारे मुंबई के प्रेसिडेंट थे, हमारे वेस्टर्न महाराष्ट्र के
जो कन्वीनर्स हैं सब तैयारी कर रहे हैं, मैं भी जा रहा हूँ और अभी चुनाव अच्छी तरह लड़ेंगे। आप अभी नगर जा रहे हैं, कल ही इंसिडेंट हुआ है अहमदनगर में। जो नहीं पूछे वो पूछिए। मिकी अहमदनगर कोल्हापुर में सभा करके आए, वहाँ के जो एमपी हैं हाँ। बीजेपी के धनंजय माड़ी, तो वो कुछ आरोप कर रहे हैं आप पे, जिस तरह के आपने वहाँ पे भाषण किए, क्या बोले? समाज में पेड़ निर्माण करना वहाँ पर, उसी के साथ आपको अभी तक महाराष्ट्र की जनता ने कुछ खास साथ नहीं किया है ना, आपके कोई खास मेंबर यहाँ पे इलेक्ट होके आ रहे हैं। अरे उनको मैं जवाब देता हूँ, इतना सैलाब आया, जाओ ना वहाँ पे पानी में, चलो ना, किसानों कुछ करो, वहां तुम काम करो। मेरे बारे में क्या बोल रहे? मेरे बारे में बोले कि तुमको नंबर बनाना चाह रहे क्या बोला मैं? किस समाज के बारे में बोला? कुछ नहीं बोला मैं किसी भी समाज का। अगर मैं बोलता तो आप लोग फ्रंट पेज पे न्यूज बना देते मेरी। पहला तो क्वेश्चन वही होता है, आपने ये बोला था कल चल करांची में पावरलूम इंडस्ट्री का रेट बढ़ गया 1 रुपए से 130 रुपए हो गया। उसके बारे में क्या कर रहे वो लोग? पावरलूम इंडस्ट्री के लिए उनको मिलना था जाके, मैं गिरिराज सिंह से जाके मिला के रॉ कॉटन पे कस्टम का एग्जाम्पशन दिलाओ। अब गिरिराज सिंह से जाके मिला तो हमारे जो सो कॉल्ड सेक्युलर दोस्त हैं, देखो ओवैसी बैठा हुआ है गिरिराज के साथ, एक तरफ ये बोलते एक तरफ ये बोलते। मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, जो बोले तो प्रूफ दिखाओ। तुमको तकलीफ हुई, मेरे को खुशी हुई। कल अहमदनगर में, अरे एक बार ठहर जाओ, आप फ्रंट रो है, ठहरो आप। देखिए प्रधानमंत्री, सुनिए, प्रधानमंत्री का हैप्पी बर्थडे मनाया गया था, उसका पोस्टर उठाने वाले अच्छे थे। हर भारत देखिए गुलदस्ता है, हर समुदाय को अपने रिलीजियस फिगर्स के ऊपर फख्र होता है, और हम मुसलमानों के लिए प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बहुत बड़ी चीज हमारे लिए है। अगर हम मुसलमान हैं तो उनकी वजह से। और आर्टिकल 25 मेरे को इस बात की इजाजत देता है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन की। तीसरी बात यह कि अगर कोई हिंसा करने का सोच रहा है या कर रहा है, वो गलत है, वो नहीं होना चाहिए। इसमें कोई बुरी बात नहीं है बोलने का। अब कोई बोलेगा मेरा आई लव, अपने धर्म के बड़े आदमी का नाम लेगा, वो बुरी बात नहीं है। भारत एक ऐसा देश है जिसका कोई रिलीजन नहीं है, मगर आरएसएस बीजेपी मानती है उसका एक ही रिलीजन है। संविधान ये बोलता है कि इस देश का कोई रिलीजन नहीं। हम सब रिलीजन को मानते, जो नहीं मानता किसी खुदा भगवान को तो हम उसको भी सेलिब्रेट करते। विक्रांत कल अहमदनगर में जो हुआ, उसको अरे आप किसको विक्रांत मानते एक मिनट, वो इम्तियाज जल्दी वही पूछो तो बोलेंगे। विक्रांत आप बाजू बैठे बोल दो बारिश हो रहा होता बैठना। नहीं, मैं आपसे एक मिनट भारत में होती और आप अगर प्रधानमंत्री होते तो पाकिस्तान के साथ आप क्या शुरू करते? मेरे भाई, ये ख्वाबा देखने का मेरे को शौक नहीं है। मुझे ख्वाब देखने का शौक नहीं है। मैं रियलिटी को एक्सेप्ट करता हूँ, और मेरे को मालूम मेरी पहुंच कहाँ तक है। हमारा मकसद वहां जाके बैठने का नहीं है, ना मंत्री बनने का है। मगर एज एन इंडियन नेशनल मैं आपसे कह रहा हूं कि हमारे पास एक बेहतरीन ये एक चीज थी पहलगाम के बाद कि हम उनको एक बिफिटिंग रिप्लाई और देते। ये क्यों रुक गए मेरे को नहीं मालूम, मेरे को बिल्कुल नहीं मालूम क्यों रुक गए। आप अंदाजा लगाइए कि गुजरात का बॉर्डर, फिर गुजरात से राजस्थान का बॉर्डर, राजस्थान से पंजाब, पंजाब से जम्मू, जम्मू से कश्मीर के बॉर्डर पर पूरे ड्रोन्स थे पाकिस्तान के, कामाकाजी ड्रोन्स थे, एक जंग का माहौल था। अचानक आप रुक गए, क्यों रुके भाई? पूरा देश तैयार था कि उनको मुंह तोड़ जवाब दो, अब की बार नाक घसो उनकी। आपने नहीं किया। फिर आप पार्लियामेंट बैठ के बोलते हैं कि हम पीओके हासिल करेंगे, राजनाथ बोलते हैं पीओके में ऐसा होगा। अरे क्या हुआ? देखिए, बार बार ऐसे लम्हे नहीं आते।
आपने उसको खो दिया। अब हमारे को हमेशा पाकिस्तान की आईएसआई से थ्रेट रहेगा। पाकिस्तान की जब तक मिलिट्री डोमिनेंट पोजीशन में रहेंगी और हमेशा रहेगी। पाकिस्तान की मिलिट्री आपको मालूम क्या उनका बिजनेस है। टूरिज्म में उनका पैसा है, रियल एस्टेट में उनका पैसा है। उनका अगर कोई बड़ा जनरल रिटायर होता तो उसको रिटायरमेंट के पैसे के साथ उसको 2 बड़े घर भी मिलते। इंडस्ट्री है वो उनके लिए। इम्तियाज साहब बोलेंगे। नहीं, मेरे को नहीं मालूम, यहां से उठ के जाना नहीं जाना। इम्तियाज साहब को बोलो आप क्या हुआ। हाँ, वो रिक्वेस्ट की है कि हमको मत आओ, पुलिस ने। अरे सुन तो लो यार, तुम बोलने भी नहीं दे रहे मेरे को। तो हम लोग इंशाल्लाह एक विदिन अ वीक दोबारा जाएंगे। मेरे को धुलिया भी जाने का है, तो हम लोग नगर को जाके धुलिया जाएंगे। शेवटचा प्रश्न आपण घेतोय आता। हाँ बोलिए भाई। पैलेस्टीन से लेकर मेरा एक सवाल है। सभा करेंगे कि नहीं करेंगे? हाँ, कहाँ पे? नगर में। हाँ, बाकी बोले ना आखिरी बोलो, आखिरी इम्तियाज भाई बोले, आखिरी बोलिए, हो जाओ। हाँ। पैलेस्टीन से लेकर मेरा सवाल है। कुछ दिन पहले सोनिया गांधी जी ने हिंदू में आर्टिकल लिखा था कि हमारे वजीर आजम और नेतानियाहू की जो फ्रेंडशिप है, इसकी वजह से हम उस पर डिप्लोमेटिक स्टैंड नहीं ले पा रहे। तो आपकी क्या राय है? आप किस नजरिए से देखते हैं कि हम पीछे हट गए उस डिप्लोमेटिक लेवल? आपको याद होगा जब भारत में पार्लियामेंट के चुनाव चल रहे थे तो स्पेन ने एक शिप को रोक दिया था जिस पर हथियार जा रहा था इजराइल को। वो शिप भारत से हथियार लेके जा रही थी, स्पेन ने उसको रोक दिया। वो इलेक्शन कैंपेन में वो बड़ी न्यूज नहीं बनी। हम हमेशा से, महात्मा गांधी ने क्या कहा, नेहरू ने क्या कहा था पैलेस्टाइन के बारे में कि पैलेस्टाइन अरबों का मुल्क है, उनको मिलना चाहिए। हम हमेशा पहला स्टेट था जो पीएलओ को पैलेस्टाइन लिबरेशन अथॉरिटी को रिकॉग्नाइज किया। मेरा बचपना था, मेरे को याद है कि दिल्ली में नाम समिट हुआ था। यासिर अरफात और इंदिरा गांधी एक दूसरे को भाई बहन बोले। फिडेल कास्ट्रो आया था। तो हमारा एक हमेशा उनके साथ रहा है। मगर इस सरकार ने ग्लोबल साउथ को बिल्कुल छोड़ दिया। इतना खामोशी है। जेनोसाइड जो हो रहा है पैलेस्टीनियंस का वहां पर, यह सरकार कुछ बोलती नहीं है। और इनको लगता है कि नहीं, कुछ आइडियोलॉजिकली जायनिज्म से इनका कुछ कनेक्शन है। वो जायनिस्ट को भी नहीं मालूम कि इनके जो आइडियोलॉजिकल बड़े लोग थे, इन्होंने हिटलर को प्रेस किया है, रिटर्न फॉर्म में प्रेस किया है। और वही हिटलर ने 6 मिलियन यहूदियों को गैस चैम्बर में डाला। तो या बिल्कुल इस सरकार को एक प्रोएक्टिव स्टैंड लेना था। जो गाजा में जो जेनोसाइड हो रहा है, 65,000 लोग मर गए, 10 लाख के करीब लोग बेघर हो गए। गाजा का ऐसा हाल कर दिए कि अब उसका डेब्री उठाने के लिए कम से कम 5 साल लगेंगे। 20,000 बच्चे मर गए, 1500 लोग तो सिर्फ खाना मांग के खाने के लिए गोली चला दिए वो गाजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन वाले। तो बोलना चाहिए था हमको कुछ। देखिए, अगर भारत को सिक्योरिटी काउंसिल में वीटो पावर चाहिए, मैं भी चाहता हूं, भारत को विश्वगुरु बनने का है, तो हम इन चीजों को अगर आंख बंद कर लेंगे ना तो इसका कोई साथ नहीं देगा हमारा। अब हम क्यों नहीं गए आईसीजे, हम क्यों नहीं गए ICC? हम गए किसके लिए गए? आप ये सवाल आप लोग पूना में बैठ के क्यों नहीं करे मेरे से कि पूना का एक आदमी पाकिस्तान के जेल में, जाधव, उसकी मौत को रोकने के लिए हम लोग गए थे ना, हरीश साल्वे साहब को लगाए थे। तो फिर हम इनके लिए क्यों नहीं जाते? ये उनको सोचना चाहिए था, जो बिल्कुल खामोश बैठे हुए, सन्नाटा है एकदम। मगर इट विल कम टू हाउंट अस। जो फॉरेन कंट्रीज है वो लोग तो सब, जो ब्रिक्स कंट्रीज है वो लोग तो कंडेम कर रहे, आउटराइट कंडेम कर रहे। हम ब्रिक्स का रेजोल्यूशन में सपोर्ट करते, यूनाइटेड नेशन में हम खामोश बैठते, न्यूट्रल स्टैंड लेते। ये गलत है। हाँ,
महोदय ने बोला कि पीओके लेने का हमने अच्छा मौका खो दिया, तो आपको वास्तव में ऐसा लगता है कि यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिर बोलने की साहस है कि पीओके लेना? क्या बोले? ये आसान है लेना? नहीं, मैं बोलता हूँ बोलो। देखो तुम्हारे को महंगा पड़ेगा। सुनो भाई साहब, सुनो भाई, नहीं सुनो, बोलने दो भाई, पूछने दो। आपको मालूम कि हमारा क्या स्टैंड है भारत का पीओके के ऊपर? नहीं, आप ऐसा पूछ रहे हो, नहीं मालूम, सुन तो बोलता हूँ। नहीं सुन लेता सवाल। हमारा पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन है, हमारा है, वो रेजोल्यूशन है। हम सीट रखते हैं उनके लिए JNK असेंबली में, लेना तो पड़ेगा ना। जो मेरा हम कैसा छोड़ेंगे? अगर मेरे माँ बाप की शादी के जहेज में कोई चीज नहीं आई तो मैं बोलूंगा ठीक है, हो गया। ये तो वो मामला है, तो मेरी जमीन है, ये मेरा हिस्सा है, बराबर लेना है और लेके रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। मगर ये सरकार क्या कर रही है? ये सरकार बोली, देखो राजनाथ सिंह का स्टेटमेंट देखो, आप पीओके खुद हमारे साथ आ जाएगा, है? कैसा आ जाएगा? एक स्टेटमेंट है वो। देखो यकीनन वहां के लोगों में एंगर है, प्रोटेस्ट हो रहा है, वो भी परेशान है। ये सब चीजें हैं, लेना हमारा है, वो बिल्कुल लेना है और लेना चाहिए सरकार को। ये सरकार जितना पीओके के बारे में बोली, कोई नहीं बोली। आप लो ना भाई, आप क्यों नहीं लेते? लेना चाहिए। अब ये फंक्शन खत्म होने के बाद मैं डायरेक्ट जाऊंगा। ये कैमरा मेरे मुंह ये मेरे मुंह पे नहीं आएगा, 1 to 1 नहीं होगा। प्लीज रख, मैं आपसे आयला नगर वाला इम्तियाज जलील अलग क्लियर करेंगे, अभी बैठ के क्लियर करेंगे तो मेरा न्यूज आएगा नहीं, तुम चलाएंगे नहीं, वो चलेगा। तो मैं जानता हूँ एमआयएम पक्षाचे प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी आज या ठिकाणी आले। त्यांनी सांगितलं की भारत हा एखाद्या पुष्पगुच्छासारखा आहे आणि ते भारताची विविधता टिकवली पाहिजे आणि हाच विचार आपण सर्वांनी जपला पाहिजे। आजच्या वार्तालापासाठी आपण सर्वजण उपस्थित राहिला, याबद्दल सर्वांचे आभार। कार्यकारिणीचे बोलिए, उधर आके बैठ जाएंगे वो। उधर